चलिए, जैसा कि हम जानते हैं, विश्वविद्यालय शब्द का आंग्ल भाषा में रूपांतरण यूनिवर्सिटी है, जिसका उद्गम लैटिन भाषा के शब्द यूनिवर्सियट वर्सिटाज ओके में से हुआ है, जिसका अर्थ है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य विशिष्ट साहचर्य, है ना। तो यह पूछेगा नहीं, पर स्पेलिंग देख लीजिए, क्या पता उसका मन कर गया। यूनिवर्सिटाज, ओके, यूनिवर्सिटाज से हुआ है, UNIVERSITAS, है ना, यूनिवर्सिटाज। विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें सभी प्रकार की विद्याओं का उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है और परीक्षा ली जाती है और उपाधि दी जाती है। तो कितना नॉर्मल बात हुआ ये, है ना। भारत में विश्वविद्यालय का अर्थ है एक ऐसी संस्था जो केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया हो, तथा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत आती हो। तो जो भी विश्वविद्यालय है ना, जो भी, चाहे राज्य विश्वविद्यालय चाहे, तो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना, यूजीसी के लिस्ट में होना चाहिए, वरना फर्जी मान लिया जाता है। और बाकी उसे स्थापित करने के लिए या तो केंद्रीय अधिनियम आया होगा, या राज्य अधिनियम आया होगा, या प्रांत अधिनियम, वही सेम चीज़ है, ओके। लेकिन वो अंडर में आएगा यूजीसी के, है ना। लोग कोई भी यूनिवर्सिटी उठाएंगे तो यूजीसी लिस्ट देखा जाता है, यूजीसी द्वारा मान्य है या नहीं है। विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए कुलपति, उपकुलपति, प्रबंध समिति, सीनेट, कोर्ट, शिक्षा समिति, रजिस्ट्रार और उनके सहायक आदि होते हैं ना। तो ये प्रशासन में होते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग का मेन काम रहता है रजिस्ट्रार से, है ना, बाकी उपकुलपति ये सब तो चलते रहता है ना। ये कुलपति जनरली दो होते हैं। यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो उनके कुलपति हो जाएंगे राष्ट्रपति, और जो राज्य विश्वविद्यालय है तो उनके कुलपति हो जाते हैं राज्यपाल, और उनके नीचे को वर्क कर रहे होते हैं उपकुलपति, है ना, जिसको वीसी कहते हैं हम लोग, वाइस चांसलर, है ना। और चांसलर कौन होते हैं? केंद्र का हमने कह दिया राष्ट्रपति, और राज्य का राज्यपाल। उपकुलपति उनके नीचे रहता है, और बाकी सीनेट है, कोर्ट है, ये सब तो है। प्रदेशीय विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः, अच्छा नीचे लिख दिया है, प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, और केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति को परिदर्शक विजिटर की उपाधि प्राप्त होता है। मतलब वही बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के में राष्ट्रपति होते हैं कुलपति, और राज्य विश्वविद्यालय के राज्यपाल होते हैं। नीचे देखो, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में भारत के राष्ट्रपति परिदर्शक हैं, और राज्य के राज्यपाल इनके आचार्य चांसलर हैं, तथा प्रधानमंत्री इसके आचार्य हैं, ओके, चांसलर है। ये जो है ना, यहाँ अभी परिवर्तित हो गया है। विश्व भारती शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में भारत के राष्ट्रपति परिदर्शक विजिटर हैं, राज्य के राज्यपाल इसके चांसलर हैं, ओके, चांसलर, ओके, प्रधानमंत्री भी इसके चांसलर है, ओके। लेकिन अभी परिवर्तित हो गया है, उसको मैं दिखाता हूँ क्या परिवर्तन हुआ है ना। क्योंकि ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो कुछ इस तरह से किए, वैसे इस यूनिवर्सिटी में की हैं या फिर कोई तो परिवर्तन वो की हैं, ओके। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसके वेबसाइट पर चल के। इसी की स्थापना कौन किए थे? शांति निकेतन की स्थापना शांति निकेतन का रविन्द्रनाथ टैगोर सर। जी। ओके, लैंड ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए किस तरह से पढ़ाई हो रही है पेज के नीचे। ये देखिए जो है उस तरह से बना दिए हैं, पुलिस स्पोर्ट के नाम से।
ओके हम लोग, अच्छा एक चीज़ नीचे ये दिख रहा था, 41st हेरिटेज साइट भी हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन हम शांति निकेतन सीधा चांसलर सर्च कर लेते हैं ना। शांति निकेतन और विश्व भारती सेम है। ओके ये क्या लिखा है, व्हेन इट इन 1901 रविन्द्रनाथ स्टार्टेड, क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। He found the ashram flanked on the south of the Saal Avenue and the entrance gate covered। तो यही 19 हमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, 1901 में शांति निकेतन के। ठीक है। एकेडमिक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं होगा तब देखिए ना। ये, हाँ यहाँ पॉसिबल है। अच्छा ये देखिए विजिटर है ना, उसके नीचे चांसलर। तो हमें दो देखना है, विजिटर और चांसलर ना, बाकी उसके नीचे कुछ नहीं देखना। तो यहाँ देखिए तो हमारा ये हमारा विजिटर हो गए, पर पारिदर्शक। ओके यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है ना। हाँ ये देखिए, जो परिदर्शक विजिटर कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। ठीक है। और इधर आप देख पा रहे हैं कहाँ गया, इधर चांसलर में देखते हैं किनका नाम दे रखा है, परिदर्शक। और ये थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है इस वजह से। एडमिनिस्ट्रेशन में ही सब चांसलर का यहाँ देखिए आचार्य, जो तो ये थोड़ा सा अलग होता है ना। हाँ चांसलर। ओके तो इसको चांसलर को हिंदी में आचार्य कहते हैं। ओके तो चांसलर या आचार्य श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन शांति निकेतन अलग टाइप से है। ओके तो दोनों ये बात क्लियर हो गया ना। परिदर्शक पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति हम उत्तर करेंगे, या विजिटर उनके आगे रहेगा। ओके तो हम उत्तर करेंगे मुर्मू जी, या फिर जो भी राष्ट्रपति, मतलब वही अभी राष्ट्रपति हैं, या फिर सीधा लिखा रहेगा राष्ट्रपति। ओके लेकिन चांसलर पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे। ओके तो ये राज्य के राज्यपाल इसके आचार्य हैं, तो ये तो मेंशन नहीं। प्रधानमंत्री इसके आचार्य। हाँ ठीक है, लेकिन ये उसके आगे जो लिखा हुआ है लाइन, राज्य के राज्यपाल इसके आचार्य तथा प्रधानमंत्री इसके आचार्य हैं। ओके तो राज्य के राज्यपाल का जिक्र इसमें है नहीं, जो वेबसाइट है ना, वहाँ हम लोग नहीं देख पा रहे ना, तो हम उस चीज़ को इग्नोर भी करेंगे। ओके अच्छा उपाचार्य देख लीजिए ना एक बार। नहीं, उपाचार्य में तो वहाँ के एक व्यक्ति होंगे है ना, प्रवीर कुमार घोष उपाचार्य हैं है ना। एक चीज़ देखिए, बाकी लोगों का फोटो देखिए और इस उपाचार्य का फोटो देखिए। तो उपाचार्य का फोटो बहुत छोटा है। हाँ वो समझ ही रहे हैं है ना, वो बराबर फोटो लगा लेंगे तो क्या फ़ायदा राष्ट्रपति होने का। In May 1951, Vishwa Bharati was declared to be Central University and Institute of National Importance by Parliament. Vishwa Bharati has the President of India as the Paridarshak. The President of India appoints the Acharya and the Upacharya of the university. Okay. तो ये है मुर्मू जी। ओके तो चलिए हम लोग स्पेशल केस जो विश्व भारती का है तो उसको दिमाग में आप लोग रखेंगे ना। जनरली जो नहीं होता है वो उपाचार्य का क्या नाम था? नहीं याद रखना है उसका, है ना। कोई प्रवीर घोष था ना, नहीं याद रखना है वो। ठीक है ये जो वाइस चांसलर है बिल्कुल नहीं याद रखना है प्रवीर कुमार घोष को।
बस दो ही वो स्पेशल केस। वाइस चांसलर तो हर एक यूनिवर्सिटी के में होते हैं, तो क्या हम लोग इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी के तो नहीं याद रख सकते ना, और ज़रूरी भी नहीं है उसको याद रखना, है ना। जो ये स्पेशल केस था वो याद रखना है। पाठ्यक्रमीय संगठन की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय अनेक प्रभाग जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा में बटा हुआ होता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न विभाग होते हैं, है ना। तो प्रभाग के प्रधान प्राध्यक्ष डीन होता है, मतलब प्रभाग को जैसे फैकल्टी कहा जाता है, जैसे आर्ट्स फैकल्टी हम लोग जैसे हिंदी वाले हैं तो हम आते हैं आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत, तो उसके हेड को हम लोग डीन कहते हैं, है ना। और उसके बाद हर एक विभाग में उसके अंदर में विभाग आता है, तो विभाग का विभाग अध्यक्ष होता है, हेड, है ना। अध्यक्ष प्रायः प्रोफेसर प्राचार्य कहलाते हैं। उनके अध्यापकगण रीडर, लेक्चर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि होते हैं, है ना। ये सब कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य चीज़ है। विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत छात्रों द्वारा स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीटेक आदि और स्नातकोत्तर स्तर पर एमए, एमकॉम, एमएससी, अनुसंधान स्तर पर पीएचडी, फेलोशिप या पोस्ट डॉक्टरेट आदि की उपाधियाँ प्राप्त की जाती हैं। तो आप लोग यदि पोस्ट डॉक्टरेट से ये नहीं है, अवेयर नहीं है, तो यही पीएचडी के जस्ट बाद किया जाता है। पोस्ट डॉक्टर फेलो उसको कहा जाता है पीडीएफ, है ना। जैसे जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलो, हाँ, फिर एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलो, ओके। अब फिर उसके बाद होता है पीडीएफ, है ना। तो पीडीएफ में आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया रहता है, उसके बाद आप पीडीएफ में एडमिशन ले सकते हैं, ओके। स्कॉलरशिप देखा जाए तो लगभग प्रोफेसर के बराबर होता है, हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप दे रहा है। तो कई बार जेआरएफ से भी कम होता है, हाँ, कई बार प्रोफेसर के बराबर हो जाता है पीडीएफ में, है ना। और उसका काम भी प्रोफेसर के बराबर ही है। अभी भी शांति निकेतन में तो एडमिशन मतलब होता है क्या बच्चों का? हाँ, विश्व भारती बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी है, इवन हमने पीएचडी के लिए तो उसकी रैंकिंग इतनी खराब क्यों है एनआईआई वगैरह में? उसका नाम क्यों नहीं मतलब दिखता है? इतना जो पुराना है और इतनी अच्छी व्यवस्था है। अब देखिए वही बात है ना, मतलब बहुत कम चर्चित है अभी के हिसाब से। कह सकते हैं अमर्त्य सेन जो है वहीं से पढ़े हैं, है ना। उनको ओके, तो इतना अच्छा एलुमनी है, चाहे सब कुछ है, तो उनका नाम ज्यादा होना चाहिए ना विश्व भारती का, ताकि सबको पता चले और एडमिशन के लिए सब अप्लाई करें। तो ऐसा है नहीं, ये बात आप नहीं कह सकते। एडमिशन के लिए अप्लाई करना खास करके पीएचडी लेवल पे, हाँ, हमने किया था, हमारे जूनियर्स ने किया था, है ना। तो सभी लोग करते हैं पीएचडी लेवल पे, बाकी उससे पहले तो सारे लोग चाहते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जाए, ओके। बंगाल में वैसे भी जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है ना वो काफ़ी फेमस है, ओके। तो इस वजह से सारे लोग उधर पहुंच जाते हैं, ओके। तो विश्व भारती को सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1951 में बनाया गया था ना। अच्छा, जो रेक्टर है ना, रेक्टर वो होते हैं गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके। ये देखिए यहाँ दिख रहा है रेक्टर। चांसलर तो मोदी जी हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं। रेक्टर जो होते हैं वो गवर्नर ऑफ बंगाल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे। और इसको हिंदी में लिखा है प्रधाना ना, प्रधाना, तो प्रधान होगा, है ना। रेक्टर को प्रधान लिखा गया है, ठीक है। तो रेक्टर ही याद रखिएगा, चांसलर रेक्टर ऐसे ही याद रखिएगा। और सचिव भी बोल सकते हैं सर, कुलाधि सचिव। हाँ, तो देखिए वही बात है ना, ये आप रेक्टर याद रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। और फर्स्ट पेपर करते हुए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। ये जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तुरंत इंग्लिश देखिए, क्योंकि मैंने भी यही किया था कि जो आता है ना प्रीफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए शुरुआत में, वहीं मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया था, है ना। जब हमें हिंदी सेलेक्ट किया तो क्या इंग्लिश में मुझे नहीं देगा प्रश्न? हाँ, आपको देगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक इंग्लिश तो देगा। मतलब ये रहता है ना कि आप इंग्लिश के अलावा कौन सा लैंग्वेज देखना चाहते हैं,
अच्छा, हाँ, तो इंग्लिश तो आपका रहेगा ही, तो वहाँ मेरा जब आप सोचा था सर मीडियम ऑफ पेपर, तो मैंने कर दिया था हिंदी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी के अलावा इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। तो आप जब प्रेफरेंस, जब वही पूछा जाता है ना एग्ज़ाम से पहले, जब सेंट्रल पर जाते हैं और कंप्यूटर पर टिक करते हैं, तो वहाँ चाहे तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो वहाँ बार बार इंग्लिश चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है, तुरंत लैंग्वेज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये तो जहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तुरंत आप चूज कर लेंगे, देख लेंगे इंग्लिश। ओके, तो ये गलत लिखा हुआ है, राज्य के राज्यपाल इसके रेक्टर होते हैं ना, रेक्टर। ओके, तो ये आप ऐड कर लेंगे। ओके, इसलिए वेबसाइट सब देखने की ज़रूरत रहती है। अब ठीक है, अब इसका हो सकता है इंग्लिश वर्जन में सही लिखा गया हो, ये भी पॉसिबल है। चलिए जाने देते हैं, अब हमने यहीं से कलेक्ट कर लिया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्ष 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और उच्च शिक्षा संस्थानों को दिए जाने वाले वित्तीय सहयोग के मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाए। इस तरह दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी। इसके बाद 1956 में यूजीसी को संसद में पारित कर विशेष विधेयक के बाद सरकार ने के अधीन लाया गया, और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया। तो एक तरह से यूजीसी को औपचारिक तौर पर स्थापित किस वर्ष माना जाता है? 1956 में, हालांकि नींव पर गया था 53 में ही, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। ओके, अब देखिए, यही है कि ये जो है विश्वविद्यालय को फंडिंग के लिए, कि फंड कैसे दिया जाए। ओके, तो सरकार सारा पैसा किसको देती है? विश्वविद्यालय यूजीसी को। फिर यूजीसी सारा पैसा अलग अलग जगह, जैसे हम लोग का स्कॉलरशिप जो आता है वो यूजीसी के ही द्वारा आता है। जो भी पोर्टल बनता है यो यूजीसी का ही पोर्टल बनता है, वहाँ से ही अप्रूव होता है, सब कुछ वहीं से होता है ना। ओके, अधिदेश, यूजीसी को उच्च शिक्षा के अनन्य संस्था स्थान प्राप्त है। यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत यूजीसी अधिदेश में दो उत्तरदायित्व समावेशित हैं। उच्च संस्थानों का वित्त पोषण, है ना, एक तो वही फंडिंग करेगा उच्च संस्थानों का, उनके मानकों का समन्वय और निर्धारण करना, और तत्पश्चात उनका अनुरक्षण करना। ओके, उसके बाद एक पैरामीटर बनाना जो विश्वविद्यालय को फॉलो करना है ना, और फिर उसके बाद फॉलो करने के लिए बाध्य भी करना होता है। ओके, तो ये यूजीसी का उत्तरदायित्व यही दो है, एक तो वित्त पोषण है और एक समन्वय और जो है स्टैंडर्ड निर्धारित करना, मानक निर्धारित करना। विस्तार पूर्वक देखा जाए तो यूजीसी के अधिदेश में मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और अब बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय में शिक्षण और परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना। ओके, वैसे मेन रूप से आप दो ही याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी और देखते हैं इनके पहले अध्यक्ष कौन थे। सर, एक जीआरएफ होल्डर स्टूडेंट पर गवर्नमेंट कितना रुपया औसतन खर्च करती है, एवरेज? जेआरएफ पे है ना, 2 साल अभी के अकॉर्डिंग एवरेज मान लीजिए पर मंथ 45, है ना, पर मंथ 45, और ये 2 साल, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो कितना हो गया? 10 लाख 11 लाख इधर हो गया ना, 45 को करते ही अगर 12 से 12 24 9 महीने 160, साल बोले, 2 साल बोले ना, हाँ 2 साल 10,80,000 अप्रॉक्स ये हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद एसआरएफ जब आप हो जाते हैं, है ना, जी। तकरीबन 51,000, इसको एवरेज मान के चलिए 50,000 का ही, हालांकि ये 52,000 53,000 के फॉर्म में आता है ना, सब कुछ मिला दिया जाए तो, है ना, फिर भी इसको 85 मान के चलिए, है ना, तो 1 लाख बढ़ा लिया जाएगा बाद में, क्योंकि 3,000 कम कर रहे हैं तो हम 1 लाख बढ़ा लेंगे। तो मान लेते हैं 50 इंटू 3 इंटू 12, 3 साल तक 6 लाख हुआ 1 साल में। तो 1 साल में 3 साल देगा, 3 साल देगा तो 18 लाख हो जाएगा। तो 18 प्लस 1 लाख और कर लीजिए, तो 18 और 11 कितना हो गया? तकरीबन 18-19 के आसपास होगा। हाँ, तो ये 30 लाख के आसपास समझिए कि दिया जाता है।
है ना। 30 लाख रुपए। एक स्कॉलर पर 30 लाख रुपया गवर्नमेंट खर्च कर रही है अभी, है ना। हम्म, अच्छा अच्छा अमाउंट है। है ना। अब हम लोग तो इस सारे चीज़ों को देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, है ना। और अभी एचआरए सब बढ़ा दिया है, अभी बढ़ाने वाला है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि 80,000 तक करेंगे फेलोशिप। देखिए, हालांकि जो पुरानी सरकार थी ना, मनमोहन गवर्नमेंट, जी वो कही थी कि हम लोग जेआरएफ तकरीबन 80,000 करेंगे, है ना, जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ओके, तो वही है सर जो कि एक्सपेंस है वो पर्सनल एक्सपेंस में ही जाता है कि एकेडमिक एक्सपेंस भी मतलब बच्चों का रहता है? क्या पर्सनल एक्सपेंस में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं या फिर एकेडमिक एक्सपेंस में बच्चों का पैसा खर्च होता है? एकेडमिक एक्सपेंस के लिए अलग से आपको पैसा दी जाती है ना। अच्छा। हाँ, जैसे एक्स्ट्रा जो है, जैसे हम लोग को बुक खरीदने के लिए जब हम जेआरएफ थे तो 10,000 मिलता था साल का। अच्छा। हाँ, अभी वो 20,000 मिलेगा। ठीक है। रहने के लिए अलग से आपको दिया जाता है, जिसको एचआरए कहते हैं। ठीक हम्म। है। ओके, तो ये सब है। जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब टाइप। हाँ, ठीक है। बस डीए वगैरह इसमें नहीं है। हाँ, डीए नहीं है। हाँ, बट अदरवाइज सब कुछ। डीए बस नहीं है। ओके। काफी अच्छी जानकारी थी, मुझे अच्छा लगा जानकर। चलिए, तो 30 लाख आप तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप पहले से जॉब में हैं, है ना। ये है कि आप चाहें तो वही है, जॉब स्टॉप करके कुछ दिन आप इधर का पैसा ले सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं। उधर नो पे कर लीजिए तो फिर इधर ले सकते हैं आप। लेकिन क्यों ही करना इस तरह की चीज़ें। 6 महीना अपना करिए कोर्स वर्क, और फिर उसके बाद अपना जॉब ज्वाइन कर लीजिए, है ना। क्योंकि वही बात है, जॉब आपका परमानेंट है, जी सर। ये परमानेंट नहीं है। भले ही आपको 30 लाख रुपए दिख रहा होगा, लेकिन परमानेंट नहीं है ना। एक लिमिटेड टाइम के लिए। हाँ, ये है कि आपका 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है पीएचडी करते ही। 30 नंबर कहीं भी आगे रहेंगे। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वो तो आप वैसे भी करेंगे, है ना। जी सर। शिक्षा के नियमों के न्यूनतम स्तर का निर्धारण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति घटनाओं का अवलोकन, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरण, उच्च शिक्षण, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वैसे में मुझे विशेष तो नहीं लग रहा है। जो 2 पॉइंट पढ़े थे ना, वही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। यूजीसी समय समय पर विश्वविद्यालय में उपकुलपति, हाँ, प्राध्यापक, हाँ, अन्य मुख्य अधिकारियों के चयन के लिए योग्यता निर्धारण का कार्य भी करता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियुक्ति होने में विशेष अधिकारियों, विशेषतः प्राध्यापकों आदि के वेतन निर्धारण में दिशा निर्देश जारी करता है कि कितना वेतन मिलेगा, है ना। यूजीसी ने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का मॉडल पाठाचार्य पाठ्यक्रम भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसरण हेतु उपलब्ध करवाया है। यूजीसी विश्वविद्यालय के नए भर्ती हेतु प्राध्यापकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट या रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित करता है ना। ये रिफ्रेशर कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका चयन हो जाता है उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स होता है। ओके, फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्स या फिर रिफ्रेशर कोर्स उसे कहा जाता है ना। हालांकि इसका यूज प्रोफेसर जो नए वाले होते हैं ना, वो वेकेशन के रूप में कर लेते हैं, है ना। चूँकि बीएचयू में आसपास के जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ के फैकल्टीज का बीएचयू में ही रिफ्रेशर कोर्स होता है। तो मैं देख रहा था कि बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं, इधर उधर से आए हैं, तो सब पिकनिक टाइप में यूज कर रहे हैं इसका। ओके, और यही होता ही है। केंद्र सरकार यूजीसी के अनुदान दे, यूजीसी को और तो और ये लोग कुछ सीखते भी नहीं है ना। मैंने देखा है, भले फैकल्टी हो गए हैं, वही बात है ना कि फैकल्टी हो जाने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं सब। ओके, केंद्र सरकार यूजीसी को अनुदान देती है और देश में विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना करती है। केंद्र सरकार यूजीसी को की सिफारिश पर केंद्रीय संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए भी उत्तरदायित्व है। ओके, तो ये जो मानित विश्वविद्यालय है वही डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना। तो ये यूजीसी पहले सिफारिश करती है कि हम इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहते हैं, तो फिर इसको केंद्र सरकार अप्रूव करती है ना। ओके, तो FTII
कौन सा समिति होगा? ये जो है मानित यूनिवर्सिटी वाला, संघ नाम का है ना? तो जी। ये जो है FTII को अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का उपाधि दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले UGC ने कहा होगा कि हम इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो फिर केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर दिया होगा, है ना? UGC के में सुधार के लिए, और वो समिति कब आई है? यूजीसी नाम में कभी सुधार के लिए नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला। डीम्ड वाला तो नाम आई है 1993 में सर। हाँ, तो ऐसे ही याद रख लेना है, ठीक है? जी सर। तो और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कौन सा वो है कमेटी? हमने पढ़ाया है दूसरे, मतलब ये वही अभी आपको पढ़ा, क्योंकि कस्तूरी रंगन जी जो है ना, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, उनका डेथ हुआ है अभी, है ना? वो अच्छा इसरो के चीफ भी थे, और साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना, उसके भी, उस समिति के भी अध्यक्ष थे, है ना? तो कस्तूरी रंगन कमेटी ही उसको कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कस्तूरी रंगन कमेटी कहते कस्तूरी हैं, रंगन। है ना? जी तो सर। वही कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का डेथ हुआ है। तो आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बनाने वाले, देखिए यही होता है ना कि बनाने वाले कितने अवेयर हैं, कौन सा प्रश्न लिया जाए, ये थोड़ा तो होना चाहिए। ओके, तो हो सकता है कि पूछ ले, तो इसको थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। यूजीसी शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। हालांकि देखिए नेट जरा कोई क्वेश्चन बन चुका है, ओके, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हो सकता है भाई पूछ लिया हो, रैंडम फॉर्म में तो पूछ लिया हो, ऐसे तो नहीं ही पूछेगा। ओके, यदि मान लीजिए कि उनके माइंड में हो कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो समिति पूछेंगे, है ना? जैसे मानित उपाधि का, मानित विश्वविद्यालय का समिति पूछना हो हमको। माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में पूछ चुके हैं सर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मेधालियर के बारे में, अच्छा जिनकी अध्यक्षता में ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है सर अच्छा, तो वो माध्यमिक PDF, शिक्षा आयोग से। अच्छा वो जो PDF भेजे थे उसमें देखे थे आप लोग? उसमें नहीं, अलग मतलब मैं देखा था PYQ, उसमें आया अच्छा, था। ठीक है ठीक है। UGC की संरचना देखते हैं, है ना? तो UGC जैसे विश्वविद्यालय में हम देख पा रहे थे, चांसलर होता है, VC होता है, रेक्टर होता है, ऐसे ही UGC में कौन कौन होते हैं, है ना? UGC की संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। मतलब ऐसे ही होते हैं, पहले अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और फिर 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो अभी जो है M जगदीश कुमार ने वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, या उनका रिटायरमेंट हो गया, तो नए अध्यक्ष आए हैं। उनका नाम मुझे नहीं याद है, एक बार मैं चाहता हूँ कि देख लिया जाए, या आप लोग को याद है तो बताइए। UGC चेयरमैन, UGC न्यू जगदीश कुमार इसीलिए याद थे, ये नहीं है, ये तो रिटायर हो गया ना। तो M जगदीश कुमार इसीलिए याद थे कि एक तो JNU के वो VC से, डॉक्टर विनीत जोशी सर। हाँ ये देख पा रहे हैं ना उनके वेबसाइट पर ये। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए क्या क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए चेयरमैन है, उसके नीचे वाइस चेयरमैन है, फिर सचिव है, फिर फिनेंशियल एडवाइजर और एडिशनल सेक्रेटरी। हमें उतना नहीं याद रखना है ना। इसके आगे देखिए ज्वाइंट सेक्रेटरीज है, डिप्टी सेक्रेटरी है, एजुकेशन ऑफिसर्स है, अंडर सेक्रेटरीज है। तो हमें ये है उनकी संरचना। ओके, लेकिन मेन रूप से हमें क्या याद रखना है, ये विनीत, ये अबाउट अस में ये क्या हो गया, अभी तो इनका नाम दिख रहा था ना। विनीत जोशी सर। ओके, तो ये याद रखेंगे आप लोग, विनीत जोशी, है ना? क्योंकि ये अभी अभी बदले हैं, तो हो सकता है कि प्रश्न बन जाए। ओके, जी सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनीत जोशी यहाँ दिख पा रहा है ना, विनीत जोशी चेयरमैन। ओके, डॉक्टर विनीत जोशी। हाँ ओके, तो चेयरपर्सन यही है विनीत जोशी। इनके बारे में थोड़ा सा जान ले क्या। अच्छा, तो यूजीसी का चेयरमैन है। हाँ विनीत जोशी। ओके, बाकी ये अलग अलग नाम दे, अंडर सेक्रेटरी, चेयरमैन, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें चेयरमैन को याद रखना है। ओके, और और सभी का वो भी दे रखा है
मोबाइल नंबर भी दे रखा है, तो जिनसे बात करना है बात कर सकती हैं आप लोग, है ना। हम तो जब एग्ज़ाम देते थे या फिर हमारे जूनियर लोग जब एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, तो रिजल्ट में देरी होती थी तो खूब हम लोग कॉल करते थे और अलग अलग तरकीब निकालते थे कि उन लोग से बातचीत हो जाए। तो ये है अध्यक्ष, आपको याद रहेगा ना, विनीत जोशी। ओके, बाकी ये नहीं। सर आदित्य सर, हाँ। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बना सकता है, जैसे ये चेयरमैन एनटीए के भी रह चुके हैं और सीबीएसई के भी रह चुके हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, एनटीए, सीबीएसई और यूजीसी। हाँ, तो वर्तमान में तो यही है ना। हाँ, लेकिन वर्तमान। रह चुके हैं और के भी, तो निम्न में से कौन से ऐसे हैं जो पता हम्म करके दे देता है ना कभी कभी। दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, हम्म एनटीए के मतलब रह चुके हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण एग्जाम, एनटीए का एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी। हम्म चलिए, ये अच्छी बात है ना। तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे ना, तो फिर कुछ इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जो भी अपडेटेड है हम अपने आसपास के करंट अफेयर पे नज़र रखते हैं, है ना, अपने आप हो जाएगा। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इवन मुख्यालय का एड्रेस भी याद रखेंगे। जो भी लेटर जारी होता है बहादुर शाह जफर मार्ग से जारी होता है ना। इवन मैं कई बार गया हूँ, चूँकि इसलिए गया हूँ, जो है वहीं बगल में एनएसडी है, तो जाते रहता हूँ एनएसडी, तो यहीं दिख जाता है यूजीसी का मुख्यालय। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में 2 ब्यूरो फिरोज शाह रोड एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में है। ओके, तो ये भी है। इसका 2 ब्यूरो है, फिरोज शाह रोड पर है और एक दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर साउथ कैंपस में है। आप कौन कैंपस में थे? आपका कॉलेज भगत सिंह कॉलेज साउथ कैंपस में था कि नॉर्थ में? साउथ साउथ सर। ओके, हाँ, तो वहीं आपका जो दिल्ली विश्वविद्यालय का साउथ कैंपस है, वहीं इनका जी, भी ब्यूरो है। मालवीय नगर में मेरा कॉलेज है। अच्छा, मालवीय नगर में कॉलेज था। हम्म। हौज खास में मैं रहा हूँ और मेरा घर जो है ना दिल्ली में हौज खास में ही है। आपका अपना घर दिल्ली में है? पापा दिल्ली में ही रहते ना। अच्छा, हम्म, मेरा मालवीय नगर है। हम्म, वही है, जस्ट बगल में है मालवीय नगर, है ना। अच्छा जी। ओके, तो भगत सिंह कॉलेज वही मालवीय नगर साइड ज़्यादा नहीं गया हूँ। हॉस्पिटल जो है ना उधर गया हूँ कई बार। मालवीय नगर में एक जी। बड़ा सा हॉस्पिटल है ना। हम्म। हम्म, तो ये तो ये याद रखेंगे आप लोग। अ, तो फिरोज शाह रोड में है और साउथ कैंपस में है। ओके, दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ साउथ कैंपस में। अभी इस बीच में हमें एसआरएफ के लिए एक लेटर डाउनलोड करना था, तो वही आ रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस से। तो हम सोच रहे थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का साउथ कैंपस वाला क्यों लगा, अभी देखिए उसको उत्तर मिल गया, है ना। मास्टर्स मेरा सब एमजस्ट मेरा लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन मैं बिहार आ गया था कोरोना के टाइम में, अच्छा। तो फिर मैंने मतलब एडमिशन नहीं लिया। वही बात है ना, रामजस में ना, रामजस जी सही सर, कॉलेज है ना। क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में सीजीपीए अच्छे थे, तो वहाँ मार्क्स बेस्ड मतलब लिस्ट निकलता है। 50% सीट बुक रहती है बुक ऑलरेडी रहता है पीजी ड्यू वालों को के लिए। स्टूडेंट के लिए, हाँ। ओके, तो मुख्यालय आप याद रखेंगे बहादुर शाह जफर मार्ग, और इनका 2 ब्यूरो दिल्ली विश्वविद्यालय का दक्षिण परिसर और फिरोज शाह रोड पर है। ओके, ये तीनों बात याद रखेंगे, है ना। क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो कोई कोई लेटर फिरोज शाह रोड से निकला हुआ आपको मिलेगा, कोई लेटर साउथ कैंपस से निकला हुआ मिलेगा, है ना, और कोई लेटर बहादुर शाह जफर मार्ग से निकला हुआ होगा। तो जो ऑफिस है, मेन ऑफिस बहादुर शाह जफर मार्ग पर है और बाकी इधर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 का अनुसरण करते हुए यूजीसी के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई और यूजीसी 6 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए। और ये भी क्षेत्रीय कार्यालय भी याद रखना है, पुणे है। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा संचालन उच्च शिक्षा का यूजीसी के द्वारा होता है, तो यूजीसी के विषय में हमें बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो यूजीसी के एक मुख्यालय हो गया पुणे, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलोर। ओके, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए।
और एक पुणे हो गया, पुणे किधर है, महाराष्ट्र में है ना। भोपाल हो गया, कहाँ है भोपाल, एमपी में। मध्य प्रदेश। कलकत्ता, भोपाल तो मध्य प्रदेश में सर। कलकत्ता कहाँ है, कलकत्ता आपका यहाँ बंगाल में, वेस्ट बंगाल। हैदराबाद हो गया, है ना। कर्नाटक में, हाँ, गुवाहाटी और बंगलोर। ओके आसाम में, आसाम। बंगलोर। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार नाम लिखवा दीजिए तो आप लोग, मैं इधर कर लेता हूँ, देखते हैं याद हुआ। रोशन आप ही बता दीजिए 6 नाम। किसका नाम सर? ये सभी जो सेंट्रल है, सेंटर है ना यूजीसी का, बताइए। जी जी सर। एक पुणे में है सर, हम्म हैदराबाद में है सर, हम्म और ये कोलकाता में है सर, हम्म और यहाँ पे है कोलकाता हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी में सर, हम्म गुवाहाटी हो गया, और एक क्या देखे थे, याद नहीं आ रहा। याद करिए, याद करिए। भोपाल सर, हाँ भोपाल। भोपाल, बेंगलोर। बंगलोर, बंगलोर और भोपाल। और 6 ही था ना कि और है, जी सर, सही है। है क्या ही ना। था। तो देख लीजिए, पुणे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर। ओके, तो इसे जी याद हाँ। रखेंगे। कई बार क्या करेगा, ये पूरा बंच दे देगा, है ना, और एक एक शहर मान लीजिए अलग कर देगा, है ना। अलग अलग शहर, मान लीजिए यहाँ हैदराबाद के जगह जो पटना कर दिया, है ना, या फिर गुवाहाटी का जगह कर दिया कोई और जगह, है ना, शिलोंग कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यही लिस्ट लगाना है, और ये भी याद रखना है कि क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 6 है। ओके, शांति स्वरूप भटनागर यूजीसी के पहले अध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर ये तो नहीं याद रखना है, धीरेन्द्र पाल सिंह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये इंडिकेट किया जा रहा है आपको कि हम अपडेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, विनीत जोशी। जी, डॉक्टर विनीत जोशी। ओके, सर ये डॉक्टर। पहले तो पहले अध्यक्ष है ना, ये अभी फिलहाल वर्तमान में विनीत जोशी। हाँ, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है ना, ये पहले अध्यक्ष थे, है ना, और बीएचयू से इनका अभी संबंध। डॉक्टर विनीत जोशी। हाँ, तो शांति स्वरूप भटनागर का संबंध बीएचयू से रहा है। ओके, क्योंकि बीएचयू में जो साइंस फैकल्टी है ना, इनमें उनका योगदान काफ़ी है, शांति स्वरूप भटनागर का। इवन जो बीएचयू के कुलगीत लिखे हैं ना, वो शांति स्वरूप भटनागर ही लिखे हैं। ओके, डॉक्टर विनीत जोशी सर मणिपुर के भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। ओके, आईआईटी कानपुर के अलुमनस भी हैं। ओके ओके, तो हम यहाँ ऐड कर ले रहे हैं डॉक्टर विनीत जोशी को, डॉक्टर विनीत जोशी, है ना। और बाकी फर्स्ट अध्यक्ष याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि वर्तमान अध्यक्ष याद रखने के चक्कर में फर्स्ट भूल गए। ओके, तो शांति स्वरूप डॉक्टर भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर। हाँ, तो बीएचयू के कुलगीत भी लिखे हैं यही, ठीक है। कुलगीत का नाम क्या है सर? हम मधुर मनोहर अतीव सुंदर, यह विश्वविद्या की राजधानी, है ना, यह सर्व सर्च विद्या की करके राजधानी, देखूंगा। है ना, यही है। हम लोग का तो कॉलर ट्यून रहता है। भी सर हम लोग को बिहार सरकार वाला याद आता है, मेरे भारत के कंठ हार, वो ओके, वाला चलता है। चलिए, तो अब तो स्कूल जाएंगे तो आप लोग ये सब करेंगे। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र, है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, और ये सारा डाटा अपडेट भी हो गया है। जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे, जो अब क्रमशः इतने हो गए, है ना, इससे अधिक हो गए। 777 विश्वविद्यालय और 40,000 से अधिक कॉलेज हो गए, इससे भी अधिक हैं, है ना, क्योंकि निरंतर नए कॉलेज बन रहे हैं। 11,922 एकल संस्थान है, ओके, जो इंडिपेंडेंट है। 11,922 छात्रों के नामांकन में 60-70% की वृद्धि हुई है, गुना वृद्धि हुई है। कई विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयों जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत, संगीत आदि के लिए अध्ययन के लिए प्रधानता देने की दृष्टि से किए गए हैं। ओके, उदाहरण के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद। तो ये सब कृषि विश्वविद्यालय हैं। ऐसे ही जो सबसे फेमस कृषि विश्वविद्यालय है वो इधर उत्तराखंड में है। कौन सा विश्वविद्यालय है,
कृषि से संबंधित उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय। हम्म, पंतनगर ना, पंत है ना। उत्तराखंड। पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी मतलब उसके अच्छे अच्छे alumni हैं। ओके, हमारे घर से 2 लोग पढ़े हैं वहाँ, है ना, पंतनगर से। ओके, तो ये फेमस है। उसके बाद दिल्ली में जो है आपका, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। क्या नाम है? जीबी पंत। हाँ, वही जीबी जीवी पंत। पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, तो पंतनगर में है ना। जी। तो वही जीवी पंत यूनिवर्सिटी। पंतनगर टंडा रेंज में है। पंतनगर टंडा रेंज उत्तराखंड। ओके, तो ये देखिए, बाकी यहाँ गुजरात विद्यापीठ दिख रहा है, काशी विद्यापीठ दिख रहा है, जामिया मिलिया दिल्ली दिख रहा है। ये सब का अलग अलग अपना है ना। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। ओके, अतः उन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष स्थान दिया गया। कल मैं देख रहा था जो एशिया में आया है रैंकिंग विश्वविद्यालय का, उसमें भारत का आईआईएससी जो है वो आ, भारत में फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन एशिया में 38 पोजीशन पे है। तो समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, कि हमारे देश का इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, संस्थान कह सकते हैं, वो एशिया ही लेवल पे 38 पे पहुंच जा रहा है ना, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ना। चूँकि चाइना की कई यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर है, तो समझिए कि उस यूनिवर्सिटी की स्थिति कितनी अच्छी होगी, है ना, चाइनीज यूनिवर्सिटी की। ओके, और क्योंकि आईआईसी बेंगलोर जो हमारा है वो काफ़ी मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है। ओके, उसी में मैं देख रहा था ना, ये जो काशी विद्यापीठ देख पा रहे हैं ना, बनारस में भी काशी विद्यापीठ है, वो वाला नहीं है, ये दूसरा है काशी विद्यापीठ। ओके, तो ये इसको भी, इसका भी स्थान मैं देख रहा था कि है। ओके, जामिया मिलिया, ये मतलब जामिया मिलिया का रिसर्च काफ़ी अच्छा है। ओके, गुजरात विद्यापीठ है। ये सारे विद्यापीठ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बनाया गया था। ओके, विज्ञान तकनीकी एवं समाज विज्ञान के शिक्षा अनुसंधान की विशेषताओं के कारण बिरला तकनीकी और विज्ञान संस्थान, इसी को बिट्स पिलानी कहते हैं। ओके, BITS बिट्स पिलानी, जब हमें कहा गया था कि मतलब सबको कहा जाता है कि यदि IIT ना मिल पाए तो बिट्स पिलानी भी जा सकते हो, है ना। भारतीय विज्ञान संस्था, अभी जो IISc कह रहे थे ना, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ना, बेंगलोर, यही बेंगलोर IISc बेंगलोर की बात कर रहा था, जो अभी एशिया रैंकिंग में कितना रैंक आया है इसका, 38 रैंक आया है, और इंडिया लेवल में फर्स्ट है। ओके, उसके बाद और कुछ इंस्टीट्यूट को मिला है जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान, हाँ, ये दिल्ली में है ना। ये कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। ओके, और इसको वही पूसा भी कहते हैं। वैसे ये पूसा वाला नहीं है, उसका अलग ही नाम है, पूसा वाले का भी नाम जो दिल्ली, समस्तीपुर में राजेंद्र नाम है। हाँ हाँ, वो जो आप समस्तीपुर वाला देखे हो ना, तो वही संस्थान दिल्ली में भी ये सेम नाम से है ना, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ कृषि का, है ना। तो सभी कुछ दिल्ली में शिफ्ट कर लिया गया है, बाकी वहाँ भी काम चल रहा है। सामाजिक संस्थान के साथ किसके नाम से जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय। हाँ, वो समस्तीपुर में है, समस्तीपुर में मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी है। ओके, क्योंकि मैं गया हूँ उस यूनिवर्सिटी में, तो मुझे पता है, क्योंकि हमारे जो और टाटा सामाजिक संस्थान का जो है ना मुंबई में, उसके रिपोर्ट पे मुजफ्फरपुर का बालिका गृह का जो उद्भेदन हुआ था, अच्छा, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह का बहुत बड़ा कांड उद्भेदन हुआ था। अच्छा, तो टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है वो मुंबई में है, टिस, और काफ़ी फेमस है ना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस काफ़ी फेमस है ये। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ देख पा रहे हैं, तो यदि जिस जिसका नाम लिख दिया है तो थोड़ा सा याद भी रख लेंगे, है ना। जैसे बिट्स है पिलानी में। ओके, ऐसे ही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में हो गया। ओके, कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके, SCAR कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कहाँ है? दिल्ली में। 30 हो गया मुंबई में। ठीक,
भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ओके, इसको देख लेते हैं। उसके बाद कुछ और है, चलिए। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के 60 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में सम्मिलित है। इसके उद्गम वर्ष 1924 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा संयोजित उप कुलपतियों के सम्मेलन को माना जा सकता है। इसको वर्तमान नाम 1973 में मिला। ओके, तो ये जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है वो नाम बदला कब, 1973 में, लेकिन स्थापित हो गया था 1924 में। ओके, और ये एक वही भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 18, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब आया है, 1860 में। ओके, तो उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है 1924 में। ओके, तो ये, और मतलब देखा जाए तो लॉर्ड रीडिंग के समय बना था, उद्गम हुआ था, पर इसका नाम बदल दिया गया कब, 73 में। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ का। यह प्रशासकों एवं सदस्य विश्वविद्यालय संस्थानों के शिक्षाविदों के विचारों के आदान प्रदान एवं सामान्य हितों के मामले की चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। संघ उच्च स्तर शिक्षा में एक सूचना आदान प्रदान ब्यूरो के रूप में कार्य करता है तथा इसके यूनिवर्सिटी हैंडबुक, रिसर्च पेपर्स तथा यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से एक साप्ताहिक पत्र सहित अनेक प्रशासन है। वर्तमान में इस संघ की अध्यक्षता सदस्यता 527 है। ओके, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये अपडेट हो गया होगा और ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे BHU हो गया, DU हो गया, JNU हो गया, ये सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। राज्य विश्वविद्यालय हो गया, जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, BNMU हो गया, है ना, LNMU हो गया। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे हम बार बार FTI का नाम ले रहे हैं, FTI। ओके, ऐसे ही और सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। ठीक, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट अभी आएगा। निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय तो अब तो कई खुल रहे हैं, है ना। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हो गया था, जो लोग धरना कर रहे थे उनको पता ही नहीं था कि धरना क्यों कर रहे हैं, है ना। तो वैसे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके, तो हम देखते हैं कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम और कुछ राज्य विश्वविद्यालय जो फेमस होंगे। ओके, केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए, इतने सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इसे। ओके, तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे विश्वविद्यालय, ये सभी जो है 2009 के बाद बने हैं। ओके, इसमें सभी नहीं, कुछ विश्वविद्यालय, जैसे पंजाब, एक मिनट शुरुआत से ही देख लेते हैं ऐसा क्या। तो असम विश्वविद्यालय सिलचर में है और तेजपुर, एक तेजपुर विश्वविद्यालय है। अरुणाचल में राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर में है। ओके, और हमारे एक सीनियर यहीं काम करते हैं, हमारे क्लासमेट भी यहीं से रिसर्च कर रहा है, और मेरा भी एडमिशन लगभग हो ही गया था, बस ये कहा गया था इंटरव्यू दे दीजिए आप, आपका एडमिशन। इसमें हम कहेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रख लेना है। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। ओके, तो अरुणाचल विश्वविद्यालय बस देख लेते हैं लिस्ट। ओके, नहीं पूछेगा आपसे। अरुणाचल विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय भी कहते हैं। असम को असम विश्वविद्यालय, और इधर तेजपुर, हाँ तेजपुर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो असम में है। ठीक है, और इसीलिए नहीं पूछा जाता है कि मान लीजिए तेजपुर पूछ लिया जाएगा, है ना, और भाई कुछ लोगों को तो फायदा हो जाएगा यदि तेजपुर पूछा जाता है तो। ओके, जैसे अब शांति स्वरूप भटनागर के बारे में पूछा जाएगा तो BHU के स्टूडेंट को तो पता रहेगा ना, है ना, तो जनरली नहीं पूछा जाता है। ओके, बिहार में देख लेते हैं ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये 2009 वाली है, केंद्रीय विश्वविद्यालय साउथ बिहार वाली, है ना। और एक है ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी में जो है, ये भी 2009 वाली है। नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ओके, अभी जो कह रही थी ना आप, तो समस्तीपुर वाली, है ना, तो पूसा में तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा मतलब कहाँ है, पूसा समस्तीपुर में है। ओके, बाकी ये सब नहीं याद रखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय साउथ बिहार गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये सब नहीं याद रखना है, या नालंदा विश्वविद्यालय, बस एक याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है। ओके, और ये भी 2009 वाली है।
गुरु घासीदास। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में, नहीं याद रखेंगे। ओके। हरियाणा भी नहीं, महेंद्रगढ़ में है। ओके। तो यहाँ से हमारी जो नवोदयन बहन है वो बीएड की है यहीं से, महेंद्रगढ़ से। ओके। महेंद्रगढ़ में और क्या है कुछ विशेष, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। वहाँ की एक प्रोफेसर हैं जो एक नाटक की थी द्रौपदी, उन पर केस हुआ था, उसके बाद ये विश्वविद्यालय फेमस हो गया था। ओके। हिमाचल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में है। ओके। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक तो जम्मू कश्मीर और इधर एक जम्मू श्रीनगर में, एक जम्मू में है, जो कि याद नहीं रखेंगे हम लोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय ये रांची में है ना। यहाँ से हमारा एक मित्र पढ़ा है, अभी एक सीनियर रिसर्च कर रही हैं, एक जूनियर भी रिसर्च कर रहा है। ओके। यहाँ हम लोग को इसलिए याद है बहुत सारा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय से हैं। ओके। कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक गुलबर्ग में है। ओके। केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल, जब हम एमए का मतलब बीए पास कर गए थे तो एमए के लिए एंट्रेंस फॉर्म फिलअप करना था। ओके। तो मैंने ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला भी भर दिया था। ओके। ऐसे ही मज़े के लिए भर दिया था। तो मेन रूप से मैं या तो जेएनयू जाना था या बीएचयू में ही रह जाना था, डीयू नहीं जाना था मुझे। ओके। तो ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया था। फिर उसमें प्रेफरेंस भी मांगा था, तो मैंने सोचा था कि साउथ में जाकर पढ़ूंगा। ओके। तो उसमें केरल विश्वविद्यालय का डाल दिया था नाम, है ना। वो लोग इतनी बार फ़ोन किए कि आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हम कहा मैम इतनी दूर तो नहीं आ सकते, क्योंकि भाई अब बीएचयू में हमारा 3rd रैंक है। ओके। तो मैं क्यों जाऊँ दूसरी जगह, है ना। 3rd रैंक था या 2nd रैंक था, 3rd ही था शायद। ओके। तो ये केरल विश्वविद्यालय केरल हो गया। मध्य प्रदेश में, हाँ ये याद रख लीजिएगा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, नाम बदल दिएगा, जिसे पहले सागर विश्वविद्यालय कहते थे, अब इसे हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहते हैं। ओके। मेरा एक आर्टिकल यहीं से पब्लिश हुआ था। ओके। यहाँ का एक पत्रिका है नाट्यम। ओके। तो ये याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। यहाँ से भी बीएड अच्छा होता है, और यहाँ के जो बीएड कराने के जो तरीका हमने देखा है ना, वो काफ़ी शानदार लगा था मुझे। अमरकंटक से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। ओके। तो मैं चाहूँगा मध्य प्रदेश के दोनों याद रख लेंगे आप। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है। ओके। ये वर्धा ये काफ़ी फेमस है, और यहाँ से एक वेबसाइट चलता है hindisamay.com। ओके। ये याद रखिएगा, hindisamay.com जो है, समय.com कहाँ से चलता है, hindisamay.com वर्धा से, है ना। वेबसाइट नहीं देखें तो देख लीजिए। ये वर्धा भले याद ना रहे आपको, लेकिन hindisamay.com कहाँ से ऑपरेट होता है, क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर रहे हैं, वही अभी इनके हेड हैं, hindisamay.com। ये जो है hindisamay.com जो है ना, और इनमें मुख्य काम अशोक वाजपेयी जी का है। अशोक वाजपेयी का नाम सुने होंगे ना आप लोग। तो अशोक वाजपेयी जी, ये जो hindisamay.com आप देख पा रहे हैं, ये जो फोटोज भी देख पा रहे हैं, ये सभी ये जो लिखा हुआ है ना, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, है ना। तो ये कहाँ है, वर्धा में है। ओके। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन सच बताएं रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ बहुत घटिया स्थिति है। ठीक है। हालांकि वेबसाइट पे सब कुछ सही सही दिख रहा है, लेकिन स्थिति बहुत घटिया है। ओके। यही है वेबसाइट इसका, hindisamay.com का। और जो आपको कहानी पढ़नी हो तो कहानी, बहुत सारी कहानी यहाँ उपलब्ध है। कविता पढ़नी हो तो, नाटक पढ़ना हो तो ये सारी चीज़ है, आप देख सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए कहानियाँ उल्टा है, इतने सारे, जैसे रेणु की कहानियाँ पढ़नी है आपको। ओके। तो इतने सारी, आदिम रात्रि की महाकठेस, नैना जोगिन, पुरानी कहानी, नया पाठ, मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, लाल पाल की बेगम। तो इतनी सारी कहानी आप, जो बहुत फेमस कहानी है, वो पढ़ सकते हैं, है ना। आदिम रात्रि की महक पूरा है, इतनी छोटी सी कहानी है। तो hindisamay.com कौन चलाता है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है जी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है ना। वर्धा। ओके। और hindisamay.com यही ऑपरेट करता है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है। मणिपुर में क्या क्या है, मणिपुर विश्वविद्यालय नहीं याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल, ये याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, है ना। एक कोटरुक मणिपुर में है,
बस ये याद रखिएगा। ओके, हालांकि बिहार में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की बातचीत हो रही है नालंदा में ना। नालंदा या राजगीर, राजगीर और नालंदा दोनों सेम ही चीज़ है ना, कि अलग है? दरअसल ये तो नालंदा जिला है, राजगीर उसमें एक मतलब शहर है। तो जब भी राजगीर का जिक्र आता है तो मान लिया जाता है कि हम नालंदा की बात, या मतलब नालंदा का जिक्र आता है तो मान लिया जाता है कि राजगीर की ही बात कर रहे हैं ना। ओके, उसके बाद हम लोग नहीं याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान अजमेर में है। यहाँ से हमारा एक फ्रेंड रिसर्च कर रहा है लगभग हर जगह से। जैसे भटिंडा से अभी हमारी एक दोस्त है, वो एमए हमारे साथ की हैं। ओके, वो अभी रिसर्च कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग पहुँचे हुए हैं। ओके, चलिए, तो जो विश्वविद्यालय अलग था, अलग नाम था, उसको हमने कहा याद रख लेना है, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, नंबर बिल्कुल मत याद रखिएगा, 28 बिल्कुल मत याद रखिएगा। ओके, इधर और है केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो कितने सारे नाम हैं ना, तो देख लेते हैं बस। हाँ, ये एक देखिए, ये भारतीय सागरी विश्वविद्यालय कहाँ है? चेन्नई में। ओके, हाँ ये देखिए, ये इफ्लू, इफ्लू इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज विश्वविद्यालय, इफ्लू कहाँ है? तेलंगाना। ओके, और हैदराबाद में ही है। ओस्मानिया भी, ओस्मानिया विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस है। ओके, तो ये भी हैदराबाद में ही है, इफ्लू भी। ओके, हैदराबाद विश्वविद्यालय जहाँ अभी जो जंगल कट रहा था ना, यही हैदराबाद विश्वविद्यालय है ना, याद नहीं रखेंगे आप लोग। ओके, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ओके, तो ओस्मानिया और इफ्लू दोनों याद रखिएगा कहाँ है? तेलंगाना में। ओके, और दोनों हैदराबाद में ही है। सर उस्मानिया हैदराबाद में। हाँ, ओके, तो वो स्टेट का नाम तेलंगाना है ना। ओके, इफ्लू से भी हमारी एक मैडम जो इंग्लिश वाली थी वो पढ़ी थी, और अभी हमारा एक मित्र यहाँ से रिसर्च कर रहा है। ओके, इफ्लू से एक हमारा फ्रेंड भी पढ़ के आया है। ओके, इवन हम भी भरते फॉर्म तो हो जाता है एडमिशन, बट क्यों जाना इफ्लू उतना दूर। ओके, तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय को जान देते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कौन कौन विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूपी में है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है, लेकिन यूपी में ही है। ओके, और ये नए विश्वविद्यालय हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ओके, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय, ये याद रखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है। ओके, तो रानी लक्ष्मीबाई के केंद्रीय कृषि भी, तो लक्ष्मीबाई है तो झांसी अपने आप याद रहेगा, तो ये मसला अलग है, ठीक है। लेकिन आप राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में, ये याद रखेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि और कुछ याद रखने की जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हाँ, तो ये नॉर्मल हो जा रहा है। ओके, तो इसको हम जाने देंगे, लेकिन राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली है ना, यूपी में तो है ही। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर लिखा हुआ है, लेकिन ये है कहाँ? उत्तराखंड में है ना। तो यहाँ हमारा एक मित्र अभी प्रोफेसर हुआ है, ओके, इंग्लिश का, ठीक है। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, वास्तव में जो इसका नोटिफिकेशन के बारे में किसी को पता नहीं था तो उसने फॉर्म फिल किया और कुछ सीट्स थे, उससे कम ही एप्लीकेशन आया था, तो आराम से उसको सिलेक्शन हो गया। तो ये लक होता है ना। अभी विश्व भारती हमने पढ़ा था, विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ओके, उसके बाद देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, JL नेहरू विश्वविद्यालय, ये भी हमारे आसपास ही था दिल्ली में, है ना, ज़्यादा दूर नहीं है हौज खास से। ओके, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, ये भी साकेत में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से। ओके, हाँ, ये याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, ओके, चाणक्यपुरी में दिल्ली में है, ये याद रखिएगा आप। ओके, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय पुडुचेरी, नहीं याद रखेंगे। ओके, हाँ, ये क्या कह रहा है? कृपया इन 9 विश्वविद्यालयों पर ध्यान दें। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ओके, ये साकेत में है। भारतीय सागरी विश्वविद्यालय, ओके, ये तमिलनाडु चेन्नई में है। नालंदा विश्वविद्यालय, अच्छा, राजीव गांधी, तो इसमें से हमने जो है आपको इस पे फोकस करवाया था, इस पे फोकस करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार वालों को फोकस करवाने की जरूरत नहीं है, और आपका इस पे फोकस मैंने करवाया था। ओके,
और किस पे फोकस करवाना था, देखिए इनके अकॉर्डिंग ये दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय मैंने फोकस करवा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय कहा था कि आप वैसे भी याद रखेंगे, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी है, इस पे भी मैंने फोकस करवाया था। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे भी फोकस करवाया था, नहीं करवाया था, इस पे शायद फोकस मैंने नहीं करवाया था। ओके, मणिपुर। अच्छा, नहीं करवाया था मैंने देखिए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ओके, मणिपुर जी सर और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पूछा, इसका तो जिक्र कई बार हम लोगों ने कर लिया। तो ये मेन विश्वविद्यालय था, क्योंकि देखिए इन्होंने भी वही मार्क किया है जो अलग नाम है ना। ओके, तो यहाँ आप दिल्ली वाले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय साकेत में है, तो दिल्ली में ही है। बाकी इसमें दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी। तो चाणक्यपुरी ऐसा नहीं कि पूछा जाएगा, दिल्ली आपसे पूछा जाएगा। ओके, चाणक्यपुरी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, कालका साइड में है ना ये चाणक्यपुरी। ओके, तो चलिए हम और आगे देखते हैं थोड़ा सा। ओके, ये पेज कम से कम कर लिया जाए यहाँ तक, है ना, ठीक रहेगा। सुधीश जी कुछ भेजे हैं ग्रुप में, क्या भेज रहे हैं? बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतन तय, प्रतिमाह 40 से 50 हज़ार, है ना। लीजिए, आप लोगों का वेतन आ गया। किसका वेतन है सर? बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतन। बीपीएससी। लेकिन देखिए बीपीएससी आप लोग बीपीएससी पे लगे हुए हैं, है ना, और लेकिन कोशिश करिए ना कि केंद्रीय विद्यालय में जाए, नवोदय में जाए, है ना, क्योंकि जो काम आप बीपीएससी में करेंगे, है ना, वही काम वहाँ भी करेंगे, लेकिन वहाँ आपकी सैलरी 80,000, 70,000, 80,000 के आसपास होगी, है ना। तो कोशिश करिए कि वहाँ निकले आप लोग, और जो अच्छे पढ़ रहे हैं वो निकल सकते हैं। वैकेंसी आएगी तभी ना, अभी तो वैकेंसी ही नहीं आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। केवी की वैकेंसी अभी आने वाली है ना, आने वाली है, पता नहीं कितना आएगा, 200-400 तो वैकेंसी आती है। फिर भी कोशिश करिए आप लोग, है ना। हमारे कई सारे मित्र काम कर रहे हैं उसमें भी सर मेरे पापा अकेले, मेरे मदर नहीं है, हम लोग का पूरा परिवार कैसे जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा, आउट ऑफ द स्टेट जाकर के हम नौकरी करेंगे तो यहाँ का जो जड़ जमीन घर द्वार सब छोड़ देना पड़ेगा हमको। चलिए वही बात है, मैं ये कहूँगा ना, सिचुएशन सबका अलग अलग रहता है, तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग शादी करने से वो लड़की थोड़ी संभाल लेगी सब कुछ। लड़की का तो बस डिपेंडेंट होके आती है, इंडिपेंडेंट लड़की आएगी तो उसको भी परेशानी रहेगा, जॉब रहेगा तो। कोई नहीं। आप बिना नौकरी वाली लड़की से शादी करिए। अच्छा, वो तो बात की बात है, अभी तो बहुत विश्वास नहीं है मैरिज सिचुएशन पे। नहीं ऐसा पॉलिसी दीजिए कि मेरे घर में एक दो लड़का जॉब में बोला, जॉब वाली लड़की की शादी करिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जॉब वाली से कर लेता हूँ, हाँ, वो जॉब करे, मैं ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाते रहूँगा। अभी मेरे यहाँ बहुत सिचुएशन मेरी, उसको टीचिंग लाइन बहुत अच्छा लगता था, शुरू से ही बीटेक किया है, वो अपना टीचिंग लाइन में वो क्या करता है, जॉब करके आता है, एक्स्ट्रा जो उसका समय अभी भी जाके कोचिंग में पढ़ाता है, बगल के कोचिंग। बोलता है कोचिंग लाइन शुरू से ही अच्छा था, वो पेरेंट्स के दबाव से नौकरी कर रहा है, बोला अच्छा ही नहीं था हम सब। सही बात है, पेरेंट्स लोग चाहते हैं। बोलिए। मेरी दादी भी मेरी ओल्ड है, 75 ईयर ओल्ड है, उनको भी छोड़ के मैं कैसे, वही मेरा पालन पोषण की है। मेरी मदर मेरी बहुत चाइल्डहुड में ही चली गई, मैं साल भर का था तभी। ओहो, तो दादी 75 ईयर ओल्ड है, फादर मतलब वही समझ रहे हैं जी। हाँ मैं अकेला हूँ। तब तो नहीं जा सकते हैं, है ना। नहीं, ऊपर से जा जमीन का बहुत लफड़ा रहता है बिहार में, बहुत ज्यादा। अगर आप चले जाइएगा ना तो आप ही का वो हम माफिया सब लगे रहते हैं। मेरे पास अभी जमीन है, 5-7 बीघे जमीन है मेरे पास, मुजफ्फरपुर सिटी के बगल में भी मेरा जमीन है। तब तो मसला अलग है ना।
जी। चलिए। आपका घर कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर। अच्छा, मेन मार्केट में है क्या? हाँ, 3 किलोमीटर है भगवानपुर सिटी से, मुजफ्फरपुर सिटी से। मुजफ्फरपुर में मेरा वो भाई का ड्यूटी है। चलिए, यहाँ तक कम है से ना, कम कर उसी लेते के हैं, अपोजिट में उसके मेरा बाद है। हम स्टॉप कर लेंगे आज इधर। इन सब का वित्त पोषण अनुदान आयोग द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। इनमें कुछ विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कुछ और मंत्रालयों के अधीन आता है, जैसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो ये आपको एक चीज़ बतलाया जा रहा है ना, ये जो आप 9 विश्वविद्यालय देख पा रहे हैं ना, ये तो इनको डायरेक्ट फंडिंग कौन देता है? जो 9 विश्वविद्यालय आपने देखा था, है ना, इनको डायरेक्ट फंडिंग दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। नहीं, यूजीसी नहीं देती है। ये जो 9 विश्वविद्यालय की बात मैं कह रहा हूँ, ये जो 9 विश्वविद्यालय है, इसको डायरेक्ट फंडिंग कौन देती है? भारत सरकार। भारत सरकार। ठीक है। और बाकी जो भी जैसे बीएचयू है तो उसको यूजीसी द्वारा फंड किया जाता है। बाकी और भी संस्थान जो भी आप देखे हैं उसको यूजीसी के द्वारा फंड किया जाता है। कुछ मंत्रालय के भी अधीन आता है, जैसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल जो है कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत सागरी विश्वविद्यालय, है ना। ऐसे ही दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। ओके, और यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। ओके, और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जो है चाणक्यपुरी में, कहाँ था दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय लोकेशन? हाँ, चाणक्यपुरी में ही है ना। ओके, तो ये देखें, ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आता है? वो तो कृषि से संबंधित है ही। ऐसे ही भारतीय सागरी विश्वविद्यालय जहाजरानी मंत्रालय हो गया, और विदेश मंत्रालय तो खास करके दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय किसके अंतर्गत आ रहा है? विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। ओके, और इसका वित्त पोषण भी वही कर रहा है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्यों अफगानिस्तान, है ना। तो ये सार्क, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, ये सार्क है ना, क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है सार्क। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अब वो नहीं है, क्योंकि आउटडेटेड माना जा रहा है सार्क को, पर ये विश्वविद्यालय है तो इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो सार्क के 8 देश जो हैं वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, और 2010 से परिचालित है ना। भारत रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2015 के अंतर्गत बिनोला गुरुग्राम में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का विश्व स्तरीय और पूरी तरह से स्वायत्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें सुरक्षा, राष्ट्रीय संबंधित कोर्स और संशोधन की बातचीत की गई, तो जो कि याद नहीं, मतलब इसमें है नहीं कुछ चीज़ें, तो इसको नहीं देखेंगे। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज, कल हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, हालांकि तो सर थोड़ा दिन खत्म ही हो जाता है ये। कंप्लीट करते बहुत हैं। बचा। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, रुक जाइए। विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्य की क्षेत्र, विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। विकास मंत्रालय, ये लाइन आपको लग रहा है? हमको तो लाइन ही नहीं बन रहा है। ये विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक मिनट, यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय विश्वविद्यालय या संघ विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग के मतलब मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ से जुड़ा हुआ है लाइन। ओके, भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय, संघ विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत आते हैं। यही मैंने कहा ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी 2009 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। जो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं ना केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो 2009 के अकॉर्डिंग स्थापित किए गए हैं। ओके, चाहे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिनके आगे केंद्रीय विश्वविद्यालय लग गया है, समझ जाए कि वो ऐसे ही होंगे, है ना। ओके, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, है ना, ये बहुत नए वाले हैं, 2009 वाले हैं। ओके, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 जो दिनांक 15 जनवरी 2009 से प्रभावी हुआ, के माध्यम से प्रत्येक राज्य, गोवा को छोड़कर जिसमें कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक जम्मू मंडल में और दूसरा कश्मीर मंडल में स्थापित किए गए। जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त अब तक शामिल न किए गए राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा,
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु में नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ओके, तो ये सारे विश्वविद्यालय जो आप ऊपर देखे थे ना, उसमें जैसे बिहार में 2 विश्वविद्यालय आए थे, याद है कहाँ कहाँ? बिहार में कौन कौन? एक मोती पहले नालंदा, एक गया में, और एक जो है आपका आया था मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण था, है ना, हम्म। तो वहाँ स्थापित किया गया था। ओके, नालंदा है वो, आप सही कह रही हैं, लेकिन वो 2009 के अकॉर्डिंग नहीं, ये 2 विश्वविद्यालय 2009 के ये सब अकॉर्डिंग। इंडियन विश्वविद्यालय है जिसे साउथ इंडिया है। ठीक है, ऐसे ही झारखंड में नालंदा का रिनोवेशन हुआ है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही झारखंड में रांची में है, उड़ीसा, गुजरात का गांधीनगर में है, हरियाणा महेंद्रगढ़ में है, पंजाब भटिंडा में है, राजस्थान अजमेर में है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में है, कर्नाटक नहीं याद, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास वाला है ना, मध्य प्रदेश में अमरकंटक जो था आपका वो, और जो जनजाति विश्वविद्यालय था, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, है ना, मध्य प्रदेश में एक सागर विश्वविद्यालय भी था ना। सागर विश्वविद्यालय हालांकि बहुत पुरानी विश्वविद्यालय है, पुराना विश्वविद्यालय है सागर, तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो है इसमें। ठीक, ऐसे ही तो बहुत सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे जो कि याद नहीं रखना है, जैसे 3 राज्य नामतक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय, और मध्य प्रदेश और हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड को केंद्रीय विश्वविद्यालय का उन्नयन। तो ये जो विश्वविद्यालय है, जैसे आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है ना, तो इसे 2009 में अपग्रेड किया। ऐसे ही हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है ना, तो इसे भी अपग्रेड किया गया। ओके, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसे भी अपग्रेड किया गया। ओके, बस अपग्रेड किया गया इन सारे विश्वविद्यालयों को, तो ये आप याद रख सकते हैं कि इन विश्वविद्यालयों को अपग्रेड किया गया है। ओके, जो अपग्रेडेड 3 विश्वविद्यालय हैं, घासीदास, हरिसिंह गौर और हेमंती नंदन, इसे अपग्रेड किया गया, स्थापित नहीं किया गया। ओके, वही कहना ना कि हाँ, नाम बदला गया है, सागर विश्वविद्यालय का नाम हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय कह दिया गया। ओके, अपग्रेड करके। भारत में वर्ष 2009 या उसके बाद 21 केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके। ओके, इनको नए केंद्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने से पहले तक 26 केंद्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 21 2009 या उसके बाद जो है 21 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं। मेरे में लिखा हुआ 28 केंद्रीय विद्यालय, अब अपडेट हो गया ना जी, इसमें 28 लिखा हुआ। ठीक है, ये अपडेट हो गया है, तो वही कह रहा हूँ कि अपडेटेड डाटा एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। 2009 याद रखना है, 2009 में बहुत सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। मेन प्रश्न यही बनेगा, है ना, क्योंकि ये किताब 2020 की है। अब तो 5 साल में भाई 8 यूनिवर्सिटी तो बन ही जाएगा धीरे धीरे। ओके, 6-7 यूनिवर्सिटी। वर्ष 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू होने से पहले, ये तो याद रखेंगे, 26 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, है ना। ये डाटा परिवर्तित नहीं होगा, ये 26 ही लिखा है ना। 26 ही है। ओके, तो 28 + 26 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 28 दूनी 56 होता है। 54 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, है ना। इन विश्वविद्यालयों में ज़्यादा वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए इसमें दूसरे विश्वविद्यालय का अपेक्षा अधिक सुविधा होती है। गोवा और आंध्र प्रदेश के सिवा भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। गोवा और आंध्र प्रदेश के अलावा भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये तो बड़ी बात नहीं है दिल्ली में कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। उत्तर प्रदेश में 6 सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय में, देखिए ये स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, बदल गया है। उत्तर प्रदेश में, है ना, सबसे अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और दिल्ली में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ दूसरे स्थान पर है ना। तो ये लाइन देख लीजिए, अपडेट तो नहीं किया है। अपडेट हुआ है क्या ये लाइन? नहीं सर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 6 और दिल्ली में 5 विश्वविद्यालय। ठीक है, तो पहले पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है ना, इस वजह से देख पा रहे हैं ना। अलीगढ़ हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, राजीव गांधी विमानन यूनिवर्सिटी हो गया, और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। तो ये 6, और दिल्ली में आपका दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, जामिया मिलिया हो गया, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, है ना। तो ये विश्वविद्यालय,
ओके, तो जिन विश्वविद्यालय को डायरेक्ट भारत सरकार के तरफ से फंडिंग होता है वो भी याद रखेंगे, है ना। 9 यूनिवर्सिटी जो था, ओके। और 3 का नाम मतलब बस अपग्रेड किया गया, वो भी याद रखेंगे। दिल्ली वाला ना सर हाँ, 6 7 दिखा रहा है। अच्छा, 1 2 3 4 5 दिल्ली में और क्या है इसके अलावा? जामिया मिलिटा भी है सर वहाँ पे। सर इसमें दिल्ली वाला में 7 दिखा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय चाणक्यपुरी, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, हाँ, ये अभी ऐड हुआ है। एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। इग्नू को भी जोड़ लिया हुआ है। इग्नू को तो जोड़ा ही है, ये तो इग्नू है ही। ओके, तो अब हम कहेंगे कि दिल्ली फर्स्ट पे आ गया है ना। जी सर, इसमें 7 दिखा रहा है। हाँ, दिल्ली फर्स्ट पे आ गया है, ये चीज अपडेट हो गया है। ओके, ठीक। वैसे वो फोटो एक बार मुझे भेज दीजिएगा, उसके बाद कल हम लोग कंक्लूजन लाइन ड्रॉ करेंगे। आज रहने देते हैं ना कंक्लूजन, इस लाइन का कंक्लूजन हम कल ड्रॉ करेंगे। ओके, वो फोटो मुझे भेज दीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम मिलते हैं। शाम में आप लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये बताइए, क्योंकि आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे। ओके, कहिए। आज पोस्टपोन कर दीजिए सर, आज शाम का रहने देते हैं, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चन बनाना है ना। ओके, जी सर, हमको तैयारी भी नहीं हो पाया मेरा भी। तो जाकर पढ़िए, ठीक है। तो शाम में हम स्टॉप करेंगे, शाम में सिर्फ और सिर्फ जो है मैं क्वेश्चन बना पाऊंगा। ओके, ठीक। ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह में। ओके।